नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है, वो भी निःशुल्क। और आपको कंटेंट ऐसा प्रोवाइड कराया जा रहा है जो आपको पेड क्लास आप लेते हैं वहाँ से भी अच्छा यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, उसी क्रम में दोस्तों हम लोग हिस्टोग्राफी की एक नई सीरीज स्टार्ट किए थे और हमने आपसे कहा था कि 5 से 6 क्लास में हम पूरी आपको हिस्टोग्राफी बता देंगे और जितने भी पिछले साल के प्रश्न आए हैं उनकी भी यहीं पे चर्चा कर देंगे। दोस्तों, तो हमने आपके इससे लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन क्या होता है। और साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के दो टाइप मैंने आपको बताए थे, एक प्राच्यवादी इतिहास लेखन और दूसरा उपयोगितावादी इतिहास लेखन। और इनसे दोनों रिलेटेड से मैंने आपको बहुत ईजिली भाषा में प्राच्यवादी और उपयोगितावादी इतिहास लेखन को बताया था। तो जिन लोगों को साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के ये दोनों टाइप प्राच्यवादी और उपयोगितावादी इतिहास लेखन समझना हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी ये प्राच्यवादी और उपयोगितावादी समझ सकते हैं। आज के सेगमेंट में दोस्तों हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे चर्चा करेंगे कि इतिहास का जो दूसरा इतिहास लेखन की विचारधारा थी, मार्क्सवादी। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को जल्दी ये समझ में नहीं आती है, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत ईजिली भाषा में, आसान भाषा में ये समझाया जाएगा, जिससे आपका मार्क्सवादी से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट है वो मतलब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा वो आपका कभी गलत नहीं होगा। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि मार्क्सवादी की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और दोस्तों जो भी चपरासी खलासी से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर नेट वगैरह जितने भी अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं मार्क्सवादी विचारधारा से, वो भी आपको इसी क्लास में कर देंगे। और इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों क्या कि इन मार्क्सवादी जो इतिहास लेखन था इनका विशेषताएं क्या थी, इनकी कुछ सीमाएं वगैरह थी क्या, कि बहुत लोग पीजी वगैरह में होंगे तो उनके सिलेबस में भी ये होता है, तो वो उन्हें आंसर राइटिंग में उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। ये दोस्तों वीडियो नेट, यूपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब सीधे सीधे दोस्तों आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि ये लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो पहले मैं आपको मार्क्सवादी इतिहास लेखन बताने से पहले मैं कुछ फैक्चुअल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि ये लगातार यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछी जाती है। फिर मैं आपको डिटेल से ईजिली भाषा में समझा दूंगा कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या है। तो सबसे पहले आप तो यही याद रखिए, क्योंकि ये आपको पता ही होना चाहिए कि भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की। तो दोस्तों ये की थी डीडी कौशाम्बी ने। आपको इनका नाम याद रखना है। और इन कौशाम्बी जी के बारे में एक बात और याद रखिए कि कौशाम्बी डीडी जो कौशाम्बी थे ये किस क्षेत्र के विद्वान थे। तो दोस्तों ये गणित के थे और अनुवांशिकी के थे, क्योंकि ये भी एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। क्योंकि जब ये पूछा जा चुका है रॉबर्ट फ्रुस्फुट कौन थे, आप लोगों ने अगर घटना चक्र सॉल्व की है तो ये भी पूछा जा सकता है कौशाम्बी मुख्यतः किस क्षेत्र के विद्वान थे। तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन की शुरुआत डीडी कौशाम्बी से हुई की और ये गणित और अनुवांशिकी के विद्वान थे। फिर आपको दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगला पॉइंट, और ये यूजीसी नेट में लगातार पूछा जा रहा है। ये अन्य मार्क्सवादी इतिहासकारों के नाम याद रखने हैं। तो दोस्तों जो हम लोग प्राचीन इतिहास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, रामशरण शर्मा ये भी मार्क्सवादी थे, रोमिला थापर, और जो आधुनिक इतिहास की बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी पढ़ते हैं ये भी मार्क्सवादी थे, और इरफान हबीब। तो आप लोगों को इनके नाम याद रखने हैं। ये नाम क्यों याद रखने हैं? क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम में ये नाम दे देता है, पूछता है निम्नलिखित में कौन सा मार्क्सवादी इतिहासकार है, तो आपको ये इसलिए ये नाम याद रखने हैं। और दोस्तों ये 3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि मार्क्सवादी क्या होता है, तो ये भी आप क्वेश्चन देख लीजिए क्योंकि लगातार रिपीट हो रहे हैं। प्रश्न पूछा जा चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, किस मार्क्सवादी इतिहासकार ने विनगरीकरण के संदर्भ में 2 चरणों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो दोस्तों ये विनगरीकरण का जो कॉन्सेप्ट था ये आर एस शर्मा का है। मैं आपको ये यहाँ पे आप प्रश्न देख लीजिए। अभी आप जो आगे धीरे धीरे पाठ्यक्रम की हम धीरे धीरे इतिहास की चर्चा करते जा रहे हैं, वहाँ आपको किसी आगे वीडियो में आपको ये डिटेल से समझाऊंगा कि विनगरीकरण क्या था। तो आप एक प्रश्न ये याद रखिए, दूसरा प्रश्न ये याद रखिए, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है कि किस इतिहासकार ने ऋग्वेदिक समाज को जनजाति के बजाय कौलिक माना। तो दोस्तों इसका आंसर है रोमिला थापर। जिन्होंने रोमिला थापर की बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी तो उन्होंने ये टर्म वहाँ पढ़ा होगा। अगला दोस्तों प्रश्न आपको ये याद रखना है कि किसे भारत का आर्थिक मानचित्र तैयार करने का श्रेय प्राप्त है। तो दोस्तों ये हैं इरफान हबीब। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पहले प्रोफेसर थे। तो आपको ये 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं और ये डीडी कौशाम्बी को याद रखना है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं।
तो पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या होता है। तो दोस्तों इस दृष्टिकोण को लेकर चलने वाले लेखकों ने इतिहास में परिवर्तन की व्याख्या जो की वो मार्क्स का एक सिद्धांत था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो इसी अवधारणा को स्टार्टिंग में ये जो इतिहासकार थे इन्होंने इस वर्ग संघर्ष की अवधारणा को विशेष महत्व दिया। इसलिए दोस्तों इन इतिहासकारों को क्या कहा गया, मार्क्सवादी कहा गया। प्राचीन काल में दोस्तों मार्क्सवादी इतिहास लेखन की आधारशिला किसने रखी, डी कौशाम्बी ने। मैंने आपको दोस्तों ये अभी बताया था और इसमें अच्छे अच्छे लोग क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। और दोस्तों ये डी कौशाम्बी की रचना आपको याद रखना है, क्योंकि ये रचना लगातार पूछी जा रही है यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। इधर 4 लेखक दे देता है, इधर किताबें दे देता है और सुमेलित करना होता है आपको। तो दोस्तों ये जो मार्क्सवादी इतिहास की भारत में आधारशिला डी कौशाम्बी ने रखी। तो इनकी किताब कौन सी, सबसे पहले इन्होंने कौन सी किताब लिखी, तो इन्होंने किताब लिखी थी एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और इन्होंने कब लिखी थी, 1956 में। तो आपको इनकी एक किताब याद रखना है, एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आगे चलकर दोस्तों आर.एस. शर्मा आप जानते ही हैं, इनका प्राचीन भारत का इतिहास ओरिएंटल के पब्लिकेशन से आता है। तो आपने वो भी, फिर डी.एन. झा की भी आपने किताब पढ़ी होगी, बी.एन.एस. यादव ने भी कई किताबें लिखी। इस तरीके के ये परंपरा शुरू हो गई। तो मैं आपको ये तो आप इतना तो समझ ही गए, इस स्लाइड में आपको बस इतना याद रखना है कि डी कौशाम्बी की एक किताब थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, 1956 में लिखी। और आगे चल के आर.एस. शर्मा, डी.एन. झा, बी.एन.एस. यादव इस परंपरा के दृष्टिकोण से लिखते रहे। अब मैं आपको ये जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है ये मैं आपको बहुत ईजिली यहाँ पे समझाऊंगा कि ये क्या था। आप बस इतना तो समझ गए, ये लोग सब मार्क्स की जो वर्ग संघर्ष की अवधारणा थी उससे प्रेरित थे, उनको महत्व देते थे। तो दोस्तों इस विचारधारा की विशेषताएं क्या थी वो आप समझेंगे तो ये विचारधारा भी समझ जाएंगे। मार्क्सवादी लेखकों ने इतिहास की एक भिन्न व्याख्या प्रस्तुत की। वो क्या भिन्न प्रस्तुत की, इन्होंने इतिहास का आर्थिक ढांचा अथवा उत्पादन के साधन को विशेष महत्व को यह दर्शाया। यही मूल ढांचा है। यह मूल ढांचा ऊपरी ढांचा अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन का आधार प्रशस्त करता है। बदले में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना भी आर्थिक ढांचे को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों इन्होंने बेसिकली क्या बताया, इन्होंने कहा कि ये जो आर्थिक सबसे केंद्र में क्या होता है, आर्थिक ढांचा यानी आर्थिक गतिविधियां, इसके ऊपर होती हैं दोस्तों सामाजिक, उसके ऊपर राजनीतिक, उसके ऊपर क्या होती हैं सांस्कृतिक। तो इन्होंने कहा कि ये जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं केंद्र में, यही ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। तो ये पहले क्या होता था कि इतिहास जो लेखन के जो विचारधारा थी, तो पहले केंद्र में रखा जाता था राजनीतिक, लेकिन मार्क्सवादियों ने क्या किया, मार्क्सवादियों ने कहा कि ये राजनीतिक गतिविधियां जो थी ये केंद्र में होती हैं। इसके ऊपर दोस्तों इन्होंने कहा कि राजनीतिक के बाद जो ये आर्थिक गतिविधियां केंद्र में होती हैं, तो आर्थिक गतिविधियों के बाद जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं यही राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं, और यही आर्थिक गतिविधियां धार्मिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं, यही आर्थिक गतिविधियां धार्मिक सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं, लेकिन उन्होंने मूल किसे माना, आर्थिक गतिविधियों को। तो जो इन्होंने इतिहास लेखन किया मार्क्सवादियों ने, इन्होंने आर्थिक परिवर्तनों को ज़्यादा महत्व दिया। तो आप एक पहला ये विशेषता तो समझ गए होंगे। फिर दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऊपरी ढांचा भी मूल ढांचे को प्रभावित करता है। ऊपरी ढांचा कौन सा, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक। और मूल ढांचा दोस्तों कौन इन्होंने बताया, आर्थिक। अतः इनके विचार में मूल ढांचे और ऊपरी ढांचे के बीच में भी परस्पर संबंधों के आधार पर इतिहास की व्याख्या की गई। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि केंद्र में इन्होंने क्या माना, आर्थिक ढांचा, और उसके ऊपर राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक ये ढांचा माना। आप लोग सर्किल से समझ गए होंगे। फिर दोस्तों हम आपको ये तो आप समझ गए होंगे कि मार्क्सवादी इतिहास लेखनों के विशेष इन्होंने क्या पॉइंट दिया, आर्थिक परिवर्तन। जो समाज में आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, ये कहते थे कि अर्थव्यवस्था जब बदलती है तो समाज के सभी समीकरण बदल जाते हैं। अब दोस्तों इनके योगदान भी देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन्होंने क्या किया, पहले क्या होता था कि इतिहास एक वंश के हिसाब से लिखा जाता था, लेकिन अब इन्होंने इतिहास लेखन का क्या किया, अब इतिहास का अध्ययन राजवंशों के अध्ययन से आगे, पहले दोस्तों क्या होता था, राजवंशों का अध्ययन लिखा जाता था। इन्होंने आर्थिक, सामाजिक संरचना के अध्ययन की ओर उन्मुख हुआ। इसमें पहले क्या इतिहास लिखा जाता था, वर्णनात्मक लिखा जाता था। क्यों, पहले राजवंशों का इतिहास लिखा जाता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, विश्लेषण परक इतिहास लिखना शुरू किया। आलोचनात्मक मतलब
लॉजिकल इतिहास लेखन किनकी देन है? मार्क्सवादियों की। और प्राच्यवादियों की क्या देन है? आप लोग जिन्होंने वो वीडियो देखा हो कमेंट करके बताएं कि प्राच्यवादियों का क्या योगदान रहा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको वही बताया था। दोस्तों दूसरा इनका योगदान मार्क्सवादियों का क्या क्या है कि पहले दोस्तों स्टार्टिंग में एक जेम्स मिल ने इतिहास लेखन किया था भारत में। ये भी इंटरव्यू में एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में इतिहास लेखन सबसे पहले किसने किया? तो जेम्स मिल ने। इन्होंने भारतीय इतिहास का काल विभाग मतलब भारतीय इतिहास को लिखा और काल विभाजन के हिसाब से लिखा। क्या लिखा? हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। इसका भी एक हम लोग क्लास कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देखें। तो दोस्तों ये जो जेम्स मिल ने काल विभाजन के हिसाब से इतिहास लिखा, सबसे पहले मार्क्सवादियों ने ही चुनौती दी। और इन्होंने चुनौती देके क्या किया? इन्होंने कहा कि मध्यकाल का जब आगमन हुआ तो इसमें मोहम्मद गोरी के आक्रमण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें आर्थिक सामाजिक ढांचे की कमजोरियों का अध्ययन करना चाहिए, जिस कारण से मोहम्मद गोरी ने आक्रमण सफल हुआ। तो पहले क्या दोस्तों होता था कि जब ये काल विभाजन किया तो मध्यकाल कहाँ से स्टार्ट माना जाता था? जब मोहम्मद गोरी ने भारत पे आक्रमण किया। लेकिन इन मार्क्सवादियों ने कहा कि मैं मध्यकाल की शुरुआत मोहम्मद गोरी के आक्रमण से क्यों मानूं? आपको इसका कारण था, ये जो इसका जो मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया है सफल क्यों हुआ? सामंतवाद के कारण। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना सामंतवाद का उद्भव जहां से हुआ वहीं से मध्यकाल माने। अतः इन विद्वानों के अनुसार भारत में मध्यकाल का आरंभ कब से हुआ? सामंतवाद के उद्भव के आरंभ से। आप जितने भी मार्क्सवादी इतिहासकारों की कोई किताब पढ़ेंगे तो वहां पे सामंतवाद का जहां से उद्भव हुआ वहीं से मध्यकाल का माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप इनके एक तो इनका योगदान ये तो आप समझ ही गए कि मार्क्सवादियों की वजह से ही जो इतिहास लेखन हुआ वो विश्लेषणात्मक हुआ, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को विशेष महत्व दिया। और दोस्तों ये जो पूर्व मध्यकाल पढ़ते हैं ना, ये पूर्व मध्यकाल ये प्राच्यवादी, उपयोगितावादी और साम्राज्यवादी इतिहासकारों की देन नहीं है। जो ये प्रेजेंट टाइम इतिहास का विभाजन किया गया है पूर्व मध्यकाल, ये भी इन्हीं दोस्तों मार्क्सवादियों की देन है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि इसमें पूर्व मध्यकाल ये किसकी देन है? मार्क्सवादियों की। तो आप 2 पॉइंट तो याद रखेंगे। अब तीसरा इनका मार्क्सवादियों का योगदान है कि मार्क्सवादी लेखकों ने पहले क्या होता था, मैंने आपको पिछले क्लासेज में तब बताया था कि प्राच्यवादियों ने क्या किया, उन्होंने संस्कृत के ग्रंथ को ज़्यादा महत्व दिया। लेकिन प्राच्य जो ये मार्क्सवादी लेखक थे, इन्होंने संस्कृत ग्रंथों के समांतर दोस्तों जो लौकिक भाषा थी, पाली और प्राकृत भाषा के जो ग्रंथ थे उनको भी महत्व को स्थापित किया। इस प्रकार दोस्तों इतिहास अध्ययन के स्रोत के आधार व्यापक हुआ और अभिजात वर्ग के समांतर जो जन सामान्य के जीवन पर अध्ययन प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो संस्कृत भाषा थी ये बहुत हाई फाई जो पैसे वाले कुलीन वर्ग के लोग थे उनका इतिहास लिखा गया था। लेकिन पाली में किसका लिखा गया था और प्राकृत में किसका लिखा गया था? आम आदमी का। तो इन मार्क्सवादियों की ही देन है कि इन्होंने जो लोकल ग्रंथ थे, लोकल भाषा थी उस समय की पाली और प्राकृत, उन ग्रंथों को पढ़ना स्टार्ट किया, उनके महत्व को बताया। तो जो सामान्य अभिजात वर्ग के समांतर जो जन सामान्य का जीवन था उन पे भी अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो तीसरा तो इनका योगदान है कि दबे कुचे लोग थे उनका भी अध्ययन, इनके महत्व को इन्होंने धरातल पे रखा। चौथा दोस्तों आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो इन्होंने मार्क्सवादियों ने सबसे पहले क्या किया, इतिहास लेखन का आलोचनात्मक परीक्षण प्रारंभ किया। अर्थात इन्होंने ये बताया कि किसी लेखक की रचना अध्ययन से पूर्व यह जानना आवश्यक हो गया कि उस लेखक का संबंधित शासक से संबंध क्या था, तभी लेखन के पूर्वाग्रह को समझा जा सकता है। इन्होंने दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है इनका योगदान। पहले क्या होता था, कैसे कोई भी जो शासक होता था, शासक के दरबार में कोई रहता था उसका चाटुकार, तो इन्होंने क्या कहा, पहले आप अगर इस लेखक की कोई किताब पढ़ रहे हैं तो पहले इससे शासक का संबंध देखिए कि शासक से संबंध क्या था। अगर शासक से संबंध कोई अगर आप वैसा संबंध था तो आप एक पूर्वाग्रह से ये प्रेरित हो सकता है ये लेखक, तो ये निष्पक्ष इस शासक के बारे में नहीं लिखेगा। तो इन्होंने क्या किया, उस संबंध को देखा और इन्होंने आलोचनात्मक परीक्षण प्रारंभ किया। दोस्तों ये आप कितने पॉइंट समझ गए? आप अगर यूपीएससी में भी लिखना चाहें तो आप ये 4 योगदान लिख देंगे, मार्क्सवादी इंट्रोडक्शन दे देंगे। अब दोस्तों इनकी सीमाएं भी देख लेते हैं, क्योंकि इनकी कुछ सीमाएं भी तो होंगी। जैसे मैंने आपको प्राच्यवादी और उपयोगितावादी की लास्ट क्लास में सीमा बताई थी, तो वैसे इनकी भी कुछ सीमाएं हैं। दोस्तों इन्होंने क्या किया, मार्क्सवादी जो लेखकों ने लेखन को आर्थिक विभाजन को विशेष महत्व दिया, जबकि नस्ली विभाजन, सांस्कृतिक विभाजन, धार्मिक विभाजन आदि को अपेक्षाकृत इन्होंने नजरअंदाज किया। तो एक तो इनकी ये सीमा थी कि इन्होंने हर चीज जो चश्मा जो इतिहास को देखा, हर जगह इन्होंने आर्थिक नजरिए से इतिहास को देखा। नस्ली विभाजन, सांस्कृतिक विभाजन और धार्मिक विभाजन पर विशेष इन्होंने ध्यान नहीं दिया।
अगला इनका दोस्तों सीमा है कि मार्क्सवादी इतिहास लेखकों ने कला और साहित्य को स्वतंत्र मूल्यांकन ना करके इन्हें भी आर्थिक संबंधों में को प्रतिबंधित करने का माध्यम बनाया। इसे भी वर्ग संघर्ष खोजने लगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये इनकी बेसिकली दो सीमाएं थी। तो आप लोगों ने क्या क्या इस वीडियो में जाना, आप लोगों ने जाना कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या है, डी कोशाम्बी के बारे में जाना, उनकी रचना जानी, अन्य जो मार्क्सवादी इतिहासकार थे वो जाने, इनके योगदान जाने चार, इनकी सीमाएं भी आप देख चुके हैं, ये तीसरी सीमा देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बात है, और ये सभी इतिहास के छात्रों को पता होना चाहिए अगर अच्छे इतिहास के छात्र हैं तो। दोस्तों मार्क्सवादियों की अगली सीमा है कि उनकी सीमा को दर्शाते हुए कुछ पुरातत्व शास्त्री कहते हैं कि इन विद्वानों ने साहित्यिक अध्ययन स्रोत को विशेष महत्व दिया, वहीं पुरातात्विक स्रोत को अपेक्षाकृत नजरअंदाज कर दिया। ऐसा इसलिए साहित्यिक कृतियों के आधार पर इन लोगों ने किया, मार्क्सवादियों ने, कि ये वर्ग संघर्ष को याद दिलाना चाहते थे। दोस्तों इनकी तीसरी सीमा ये भी है कि जो पुरातत्व शास्त्री हैं बात के, वो ये कहते हैं कि इन्होंने पुरातत्व को विशेष ध्यान नहीं दिया। किसने? मार्क्सवादियों ने। क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि ये इन्होंने साहित्य पे इसलिए ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि साहित्य से ये वर्ग संघर्ष को खोज सकते थे, आर्थिक स्थिति को खोज सकते थे, और इन्होंने पुरातत्व में कोई वर्ग संघर्ष को तो दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए इनकी एक ये भी सीमा है पुरातत्व संबंधी। दोस्तों आप लोग मार्क्सवादी से संबंधित सभी बातें समझ गए होंगे, योगदान समझ गए होंगे, सीमाएं समझ गए होंगे। आपको अगर कंटेंट दोस्तों अच्छा लगा हो तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेट मैं भी होता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो के जो कंटेंट है, इस विचारधारा को, इतिहास के विचारधारा को समझें और उन्हें भी फायदा मिले। और अगले वीडियो में दोस्तों किसी अन्य इतिहास की विचारधारा पे मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।